नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जीवन का महत्व। सविता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बेवजह खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर क्या समस्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से घर लौटता हूँ तुम्हारा उदास चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी घर में तुम यह शिकायत कर रही हो, अपने पुराने घर में भी तुम आए दिन इसी तरह की बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी। रमाकांत जी जोर जोर से बोले जा रहे थे और उनकी पत्नी सविता भीगी आंखें लिए सब कुछ सुनती जा रही थी। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? बड़ा घर, गहनी, महंगी साड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और अब तो उसकी शादी करके उसकी जिम्मेदारियों से भी हम लोग मुक्त हो चुके हैं। इससे ज़्यादा ज़िंदगी से तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ माथापच्ची क्यों कर रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फिजूल की बातों में व्यर्थ में ही अपना समय गंवा रहा हूँ। रमाकांत जी गुस्से से बोले तो सविता जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और बोली, हाँ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कभी समय होता ही कहाँ है। दिन भर ऑफिस में बिताते हो और रात को घर लौटते हो तो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। सविता जी की आंखें नम थी। हर रोज ऐसा ही तो होता है। आप बाहर चले जाते हैं तो घर काटने को दौड़ता है। जिंदगी थम सी जाती है, दम घुटने लगता है मेरा। ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। तो रमाकांत जी बोले, अरे सविता, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? अगर बोरियत महसूस होती है तो तुम भी टीवी देख सकती हो, मोबाइल चला सकती हो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर रमाकांत जी करवट बदलकर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर रमाकांत जी नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी पति के जाने के बाद सविता जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें पति की बात याद आई कि अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना होगा। फिर अपने मन को समझाती हुई सविता जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला दिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, लेकिन सविता जी उसमें इतनी मस्त हो गई कि गाना बंद होने के बाद भी वह गाती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और वह थोड़ा सहम कर चुप हो गई। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं आप। सहसा उनके कानों में आवाज पड़ी तो वह इधर उधर देखने लगी। कोई नजर नहीं आया तो वापस अंदर जाने लगी। फिर आवाज आई, अरे भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। सविता जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने पूछा तो सविता जी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन वह महिला जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पूछने लगी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? भाई साहब क्या काम करते हैं? वगैरह वगैरह है। और फिर बोली, मेरा नाम जानकी है। आपसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। कब से सोच रही थी कि आप बाहर दिखें तो आपसे बातचीत करूं, लेकिन आप तो बाहर निकलती ही नहीं। सारा दिन 4 दीवारी में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती हैं आप? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए। उस महिला ने कहा तो सविता जी मन ही मन सोचने लगी, सो तो है। तभी वह महिला बोली, किस दिन थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे घर आ जाइए। एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। फिर सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर। ऐसा कहते हुए सविता जी ने उनकी बात को टालना चाहा तो वह महिला कुछ उत्साहित होती हुई बोली, अच्छा ये बताइए आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, सविता जी ने कहा तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र औरतों ने
किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं से भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। किटी पार्टी का नाम सुनते ही सविता जी कुछ असहज सी हो गई। सोचने लगी, किटी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें ऐसी फिजूल की पार्टियों पर जाना शोभा नहीं देता, घर पर ही रहा करो। अब पतिदेव की मर्जी के बिना मैं किसी किटी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ। तभी पड़ोसन बोली, अरे ज्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। उस समय पड़ोसन को मना करना सविता जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन यह सोचकर कि कहीं पतिदेव नाराज ना हो जाए, सविता जी ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो सविता जी दरवाजा खोलने गई। देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप? एक फीकी सी मुस्कान के साथ सविता जी बोली, अरे भाभी जी, मैं तो आपसे मिलने के लिए ही आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किटी पार्टी में क्यों नहीं आई? जानकी जी के चेहरे पर निराशा के भाव थे। बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक जगह ठहरा हुआ पानी भी बदबू पैदा करने लगता है। जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत जरूरी है। पड़ोस वाली मिसेस शर्मा से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिलती। आप बाहर नहीं निकलती हैं क्या, या आपको बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर सविता जी की आंखें सहसा भर आई। ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, बात तो ठीक है, वह भी तो ठहर ही चुकी है, तो क्या फर्क हुआ उसमें और ठहरे हुए पानी में? अरे ये क्या, आप रो रही हैं क्या? पड़ोसन ने पूछा तो सविता जी सामान्य होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रोकर भी गुबार हल्का हो जाता है। अच्छा, अब अंदर आकर बैठने को नहीं कहेंगी क्या? जानकी जी ने कहा और बड़े हक से सविता जी के साथ अंदर आ गई। आपके लिए शायद यह घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले इस घर में जो रहती थी वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात तो बताइए, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियां क्यों नहीं खोलते आप लोग? इधर उधर देखते हुए जानकी जी बोली तो सविता जी उदासी भरे स्वर में कहने लगी, वे क्या है ना, मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियां खोलना अच्छा नहीं लगता। सुनकर हैरान हो गई जानकी जी और फिर बोली, क्या उनको किसी के साथ तुम्हारा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है, जो तुम उस दिन किटी पार्टी में भी नहीं आई थी? तो सविता जी ने कहा, दरअसल मेरे पति को किटी डालना या पार्टियों में जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते कहते सविता जी रुआसी हो गई और उनके चेहरे से निराशा साफ छलक रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचकर जानकी जी ने कहा और फिर बोली, अच्छा एक बात तो बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? वो क्या है ना, मेरा एक ही बेटा है जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, तो आप सास भी बन चुकी हो? फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो दो चार जलीकटी सुना के अपनी भड़ास निकाल लिया करो, और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। फिर सविता जी बोली, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ, बेटा बहू तो गुजरात में रहते हैं, और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था, सविता जी ने कहा। तो जानकी जी बोली, यह भी अच्छी ही बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत हो जाती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद की नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्जी बनाई थी तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया है? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया।
क्या मतलब, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? आप सुबह से भूखी बैठी हैं? जानकी जी ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी पकाती हैं। आटा तो गूंदा ही होगा ना, मैं चपाती बनाती हूँ। आप खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसा लगा। जानकी जी का इतना अपनापन देखकर सविता जी हैरान रह गई। उधर जानकी जी ने चपाती बनाई तो सविता जी ने साथ रसोई में खड़े होकर चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए जानकी जी बोली, लेकिन भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? कोई बात है क्या, आप मुझे बता सकती हैं? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना भी छोड़ दिया जाए। कहते हुए जानकी जी ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी, एक बात कहूँ, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भा गई आपकी मीठी आवाज़। कहाँ से सीखा आपने गाना? सविता जी यह सुनते ही मुस्कुरा दी। जानकी जी ने पूछा तो सविता जी बोली, वह मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक चढ़ा और फिर मैंने भी संगीत सीख लिया। जानकी जी ने देखा कि संगीत की बात करते हुए सविता जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में एक चमक आ गई थी। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना अच्छा हुनर है तो संगीत की क्लासेस क्यों नहीं देती? इस तरह आपका समय भी कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। तो सविता जी बोली, शौक तो मुझे बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज किया करती थी, लेकिन जब से शादी हुई तो सब कुछ छूट गया। दरअसल सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी यह सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद से मैंने गाना छोड़ दिया। कभी दिल करता है तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। वह समय तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जिंदगी में एक खाली बंसा लगता है ना। जाने क्यों अब जीने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ कि खुद के साथ कुछ कर बैठूं। बोलते बोलते सविता जी की आवाज़ रुआसी हो गई। यह बात सुनकर जानकी जी का दिल जोर से धड़का। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ कर बैठूं? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में जानकी जी बोली तो काफी देर से सविता जी के जो आंसू आंखों से बाहर निकलने में झिझक रहे थे, अचानक बांध तोड़कर वह बह निकले। जानकी जी के गले लगकर सविता जी रोने लगी। थोड़ी देर सविता जी को सहलाते हुए जानकी जी ने उन्हें सहारा दिया और फिर बोली, क्या आप ऐसा करके अपने परिवार को सजा देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है, आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। आप समझती क्यों नहीं? अगर आपको खालीपन लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। पति, बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके पास। सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना सीखिए। ससुराल वालों को आपके गाने से ऐतराज था तो आपने अपने जीवन को दिशा विहीन बना दिया। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं है तो आपने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़कियां दरवाजे खोलने पसंद नहीं है तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है तो केवल इसी कारण इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर नहीं आई। क्या आपके लिए आपका जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्या आपका जीवन सिर्फ इन्हीं लोगों पर निर्भर है? क्यों इतना कहना मानती हैं बाकी सब लोगों का कि घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाए? जानकी जी के इतना कहने पर सविता जी सुबकती हुई बोली, शुरू से ऐसा ही तो होता आया है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांस ही नहीं ली। जब तक बेटे का साथ था तब तक जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वह इच्छा भी मन में ही रह गई। वह तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर ले आया। अरे तो क्या हुआ, मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने। अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वह तो यह नहीं सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वह तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कहते कहते जानकी जी अचानक रुक गई। तभी कविता जी बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक और तो अपनी और औलाद को
अपनी उम्र देना चाहती हूँ, तो दूसरी ओर मरकर उसे उम्र भर का अपराध बोध कराना चाहती हूँ। आप तो हमेशा के लिए चली जाएंगी, लेकिन कभी यह सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे जो कुछ भी आपके मन में है आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनना है सुनने दो, जिसे जो करना है करने दो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो जियो। कहते हुए सहसा जानकी जी की नज़र सविता जी के बेडरूम की ओर गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर देखा तो जानकी जी के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बेंच रखा हुआ था और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। जानकी जी को समझते देर न लगी कि उनके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो न जाने यहाँ क्या क्या हो गया होता। थोड़ी देर के लिए एक भयानक सा सन्नाटा पसर गया पूरे घर में। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई जानकी जी की कांपती हुई आवाज़ आई, आपके पति कब लौटेंगे काम से? अरे वह तो रात को लेट ही आते हैं। सविता जी ने कहा, कभी कभी तो रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे मैं तो बहुत समय से अकेली ही हूँ और अब शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त हैं और पति के लिए तो मेरी इच्छा ना कल कोई मायने रखती थी और ना ही आज रखती है। दरअसल यह घर मेरे पति के हिसाब से चलता है, मेरे हिसाब से नहीं। बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो वह घर अब भाभीियों का हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाज़त लिए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनके आने से पहले मैंने यह खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहल गया जानकी जी का। वह सोचने लगी कि अगर सविता जी की जगह वह स्वयं होती तो शायद उनकी भी यही हालत होती। तो चलो भाभी जी, आज इन्हीं खिड़कियों से शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि आज आप यह खिड़कियां बंद मत करना और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। जीवन में कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं और सामने वाला यह सोचता है कि यह समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को ना ही नहीं कहा होगा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती। अरे आप एक जीवित इंसान हैं, कोई मशीन नहीं, कोई मृत्यु शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले ही इस कारण से आपकी अपने पति के साथ कहासुनी ही क्यों ना हो जाए। परंतु अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचिए, यह आपकी जिंदगी है। कभी कभी शांति पाने के लिए अशांति भी सहन करनी पड़ती है। जानकी जी बोली तो सविता जी बड़ी हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। जानकी जी की बातें उन्हें सही लग रही थी। फिर जानकी जी बोली, भाभी जी, घर में जो बेकाम का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देती? आप मालकिन हैं अपने घर की, जैसा चाहती हो अपने घर को वैसा सजाओ। फिर सविता जी बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या भाभी जी? अरे आदमियों को तो अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, लेकिन औरतें उस घर में 24 घंटे रहती हैं। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? जानकी जी की बात सुनकर सविता जी के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर जानकी जी बोली, भाई साहब तो देर से आएंगे और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो मैं भी अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। जानकी जी का आग्रह सुनकर सविता जी कुछ असहज हो गई। तो जानकी जी बोली, अरे आप चिंता क्यों करती हैं? फ़ोन करके बता देंगे आपके पति को कि आप मेरे घर पर हैं। जब वह लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। सविता जी के मना करने के बावजूद भी जानकी जी उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई।
सविता जी का मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। जानकी जी के घर पहुंचकर सविता जी ने देखा कि जानकी जी ने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गई। फिर जानकी जी बोली, क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए। आप जानती है सविता जी, कभी कभी परिवर्तन भी जरूरी होता है। ऐसा कहते हुए जानकी जी ने फोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तक सविता जी भी कुछ सहज सी हो गई थी। सविता जी अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें जानकी जी के साथ साझा करने लगी। लेकिन रह रहकर जानकी जी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वह उस समय उनके घर पर न गई होती तो अब तक सविता जी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती और उनके परिवार वालों को वह केवल एक शव के रूप में ही मिलती। रात के 11 बजे सविता जी के पति घर आ चुके थे तो उन्होंने जानकी जी के घर की बेल बजाई। लेकिन जानकी जी आज अजीब सी कश्मकश में थी कि क्या उसे सविता जी की उस हरकत के बारे में उनके पति को बताना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझाएं उनके पति को कि सविता जी की जान को खतरा है। चाहते हुए भी वह इस मामले में आंख नहीं मूंद पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल था। अगले दिन भी जानकी जी के मन में वही विचार घूमे जा रहे थे। अब उनका दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया। सोचा कि एक बार सविता जी को फोन करके उनका हालचाल पूछ लूं। परंतु 2-3 बार फोन करने के बाद भी सविता जी ने फोन नहीं उठाया। इसे अनहोनी की आशंका से जानकी जी की सांसें तेज होने लगी। आनन फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर आकर सविता जी के घर की बेल बजाई। लेकिन कोई बाहर नहीं आया तो जानकी जी ने 2-3 बार फिर से बेल बजाई। रमाकांत जी बाहर आए और दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, आप, सविता जी कहाँ हैं? जानकी जी का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठाते? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। भाभी जी कहाँ हैं? ठीक तो है ना वह? एक ही सांस में जानकी जी ने सब बोल दिया और यहाँ वहाँ देखने लगी। तो रमाकांत जी हैरानी से बोले, क्यों, क्या हुआ है सविता को? वह तो बस रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नींद की गोली देकर उसे सुला दिया। सुनकर जानकी जी की सांस में सांस आई। फिर बोली, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर रमाकांत जी उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। तो उसने पिछली शाम की सारी बात रमाकांत जी को बता दी। यह बात सुनते ही वे हक्के बक्के से रह गए। फिर जानकी जी ने पूछा, क्या आपने नहीं देखा आपके कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटका हुआ था? नहीं तो पंखे से लटका दुपट्टा तो मैंने नहीं देखा। मुझसे पहले सविता कमरे में आई थी। हाँ, पलंग पर एक बेंच जरूर पड़ा था और मैंने सविता से इस बारे में पूछा भी था तो उसने बताया कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए बेंच कमरे में लेकर आई थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बेंच को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान, आखिर हो क्या गया है इससे? मैं तो परेशान आ गया हूँ। रमाकांत जी धम से सोफे पर बैठ गए। तो जानकी जी बोली, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ भाई साहब, आप अपनी पत्नी को उनकी मर्जी से जीने दीजिए। जैसा उनका दिल करता है वैसे उसे रहने दीजिए। लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, सुविधाओं का हर सामान तो है उसके पास। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए जानकी जी बोली, ये खिड़कियाँ कल ही मैंने खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इन्हें ही बंद किया होगा। यह सुनकर रमाकांत जी सकपका गए और फिर बोले, हाँ, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने। अरे भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी पत्नी का इस घर में दम क्यों घुटता है? जिंदा इंसान है वह, जिसे ताज़ी हवा की ज़रूरत है, नींद की। दवा खिलाकर सुलाने की बजाय उसे वह सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अरे भाई साहब, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अपनी पत्नी के मालिक बनने की बजाय अपनी पत्नी का साथी बनने की कोशिश कीजिए। अगर अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं तो एक बार उसे उसके मन का करने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई नाता तो नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते यह बात कहनी मैं यहाँ चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर जानकी जी अपने घर लौट गई। लेकिन घर पहुंचकर भी
उनका ध्यान बस इसी बात पर लगा हुआ था कि आखिर सविता जी का क्या होगा। उनका दिल बेचैन था। उसी समय उनके पति मोहित का फोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। तो मोहित ने कहा, अच्छा किया तुमने जो सविता के पति को सारी बात बता आई। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, उसे जैसा करना है वैसा करने दो। तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन मोहित, एक इंसान होने के नाते मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर मोहित दंग रह गया। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा करो। तुमसे कभी जीत पाया हूँ मैं। अब फोन रखता हूँ, बहुत काम है। ऐसा कहकर मोहित ने फोन रख दिया। इधर जैसे ही जानकी जी ने फोन रखा तभी उनके फोन पर बेल बजी। रमाकांत जी का फोन था। फोन उठाते ही वह बोले, मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बहन जैसी है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जानकी जी ने विनम्रता से कहा। तो रमाकांत जी बोले, क्या आप आज के दिन सविता के साथ रह सकती हैं? वह जिस हालात में है उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते कहते रमाकांत जी का स्वर रुंध गया। तभी जानकी जी बोली, अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है भला। अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहता है। आप जाते हुए उन्हें यहाँ छोड़ देना। थोड़ी देर बाद सविता जी जानकी जी के घर आ गई तो जानकी जी बोली, अरे भाभी जी आइए ना, नाश्ता किया या नहीं? आप ठीक तो हैं? तो सविता जी बोली, अरे जानकी जी, तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। सविता जी के चेहरे पर मुस्कान देखकर जानकी जी को बहुत खुशी मिल रही थी और फिर वह बोली, अच्छा तो आज पतिदेव के साथ नाश्ता करके आई हैं आप? तभी मैं कहूँ मायूस सी रहने वाली सविता जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। ऐसे ही हंसती रहा कीजिए, आप बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं आप। कहती हुए जानकी जी चाय बनाकर ले आई और साथ बैठकर दोनों चाय पीने लगी। तो सविता जी बोली, जानकी जी, तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितनी सलीके से सजाया है आपने। तुमने अपने घर की हर एक चीज को। मेरे घर में सामान बहुत ज्यादा है ना, इसलिए भरा भरा सा लगता है। तो भाभी जी देर किस बात की है, आपके घर में भी बदलाव कर लेते हैं। जितना भी पुराना सामान बेकार पड़ा है वह निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और एक नए सामान की जगह भी बन जाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीद लेना। कल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन जानकी जी, कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं। फिर जानकी जी बोली, कोई बात नहीं, इसलिए मुझे भी उनके साथ ही जाना पड़ेगा। अरे भाभी जी, वह तो वहाँ अपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप वहाँ जाकर क्या करोगी? जानकी जी ने पूछा। तो सविता जी बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या भाभी जी, आप यहीं रहिए मेरे साथ। मेरे पति भी बाहर गए हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप एक बार भाई साहब से बात करके तो देखिए, वह जरूर मान जाएंगे। इस बात पर सविता जी सहमत हो गई। अगले दिन रमाकांत जी सविता जी को जानकी जी के जिम्मे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। जानकी जी के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का काम अभियान शुरू कर दिया। फिर वह सोचने लगी कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। फिर उन्होंने सोचा कि शुरुआत की जाए रसोई से। जितने भी पुराने और टूटे फूटे बर्तन थे सब निकाल दिए गए। घर के पीछे की बालकनी में रखा हुआ पुराना सामान, कपड़े, फटी तस्वीरें, पुरानी किताबें और जितना भी टूटा फूटा सामान था सब उठाकर बाहर निकाल दिया गया। जानकी जी कबाड़ वाले को बुलाने लगी। तभी सविता जी को सोचकर कुछ उलझन में पड़ गई। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ में दे दिया है तो घर में तांडव खड़ा हो जाएगा। ऐसा कोहराम मचाएंगे कि शांति का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी, घर का पुराना सामान निकालने से पहले भी आपको अपने पति की परमिशन की ज़रूरत है। एक बात अपने मन में बिठा लीजिए कि यह घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अपनी इच्छाओं को भी महत्व देना सीखिए। कैसे जीऊँ अपनी इच्छा से? जानकी जी, पहले मेरी सास की मर्जी चलती थी, अब पति के कहने के अनुसार चलती हूँ और कल को शायद बहू के मन मुताबिक ही जीना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाने के लिए तो शायद
अगले जन्म का ही इंतजार करना पड़ेगा। आप भी क्या बात कर रही हैं भाभी जी, अगला जन्म किसने देखा है भला। अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दीजिए और घर के फैसले आप खुद लो। अगर भाई साहब आपसे कुछ कहें तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैंने कहा था आपको यह सब करने को। यह बात सुनकर सविता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर बोली, कुछ पैसे तो देकर गए हैं मुझे और यह भी कहा है कि जो जी चाहे वह खरीद लेना। तो जानकी जी ने कहा, अरे सविता जी, आप तो बेवजह ही परेशान हो रही हैं, बस फिर देर किस बात की। रमाकांत जी की अनुपस्थिति में सविता जी और जानकी जी ने सारा पुराना सामान बेच दिया और फिर बाजार जाकर नए कालीन, पर्दे, सुंदर चादर, नया गैस चूल्हा और कुछ सजावट का सामान भी खरीद लाए। सविता जी ने बड़े उत्साह से घर की साज सजावट की और 2-3 दिनों के भीतर ही वह घर उनके सपनों के घर में तब्दील हो गया। जो सविता जी हमेशा उदास और मायूस रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। इन सब के बाद भी उनके पास काफ़ी पैसे बच गए थे, तो अब उसने अपने और अपने परिवार वालों के लिए अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था कि जब उनके पति घर आएंगे तो कहीं उन पर नाराज तो नहीं होंगे। आज शाम को रमाकांत जी घर वापस आने वाले थे और सविता जी की सांस अटकी हुई थी कि आखिर इन सब पर उनके पति की क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने पति के लिए उसने उनकी पसंद की पनीर की सब्जी और दाल बनाकर रख दी थी। उधर जानकी जी भी थोड़ी चिंता में थी कि पत्नी को दी गई आज़ादी रमाकांत जी सहन भी कर पाते हैं या नहीं। जैसे ही बेल बजी तो हिचकिचाते हुए सविता जी ने दरवाज़ा खोला। सविता जी को देखते ही रमाकांत जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली सविता जी आज एक खूबसूरत सा सूट सलवार पहने हुए खड़ी थी, जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अंदर आए तो अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहे हैं। सोचने लगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां ही तो मांगी थी उनकी पत्नी ने, और फिर थोड़ी सी आज़ादी। इतने भर में ही उनके चेहरे की मायूसी गायब हो गई। खैर, जब जागो तभी सवेरा। रमाकांत जी ने हाथ जोड़ते हुए जानकी जी का आभार व्यक्त किया। थोड़ी ही देर में सविता जी के बेटा बहू भी आ गए। उन्हें देखकर उनका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। आज सविता जी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे सारी दुनिया की खुशियां उन्हें मिल गई हो। उनकी बहू बोली, मम्मी जी, हमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली है और आप जानती हैं मम्मी जी, 1 सप्ताह हम लोग यहीं आप लोगों के साथ रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे यह क्या है, सविता जी ने पूछा तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, यह पापा ने आपके लिए मंगवाया है। सविता जी हैरान हो गई और बोली, अरे आखिर है क्या इसमें, तुम खुद ही देख लो। रमाकांत जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बॉक्स खोलकर देखा तो सविता जी की आंखें खुशी से झिलमिला उठी। रमाकांत जी बोले, सविता जी, यह हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। आज से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। अपने पति द्वारा लाया गया इतना प्यारा उपहार देखकर सविता जी खुशी से उनके गले लग गई। सविता जी की आंखों में गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। आज सविता जी को अपना हंसता खेलता परिवार मिल गया था और जानकी जी मंत्रमुग्ध होकर उन सभी को हंसते मुस्कुराते हुए देख रही थी। दरअसल रमाकांत जी अपने ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे और यह सब उन्होंने जानकी जी के कहने पर ही किया था। भरी आंखों से जानकी जी की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। आज रमाकांत जी भी समझ गए थे कि पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, चाहे वह सोने का ही क्यों ना हो। इंसान की खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।